जी, बिल्कुल शुरू करें। रेडी? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जैसे कि आप जानते हैं, वीकली हम एक शो करते हैं और जो मूवीज़ और एक्टर्स और म्यूज़िक उस पे होती है, तो बिल्कुल आज भी हम वही शो लेकर हाजिर हुए हैं और हमारे साथ हैं एजाज गुल साहब। आप सब उनको जानते हैं, फिल्म क्रिटिक हैं और बहुत गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान और भारत दोनों की फिल्मों पे। ना सिर्फ ये बल्कि हॉलीवुड की फिल्मों के ऊपर भी सर का काफ़ी जो है एक्सपीरियंस है और वो काफ़ी उस बारे में भी जानते हैं। हम कभी होगा तो हम बिल्कुल हॉलीवुड की मूवीज़ भी डिस्कस करेंगे उनसे। सर, आज हम बात करने जा रहे हैं नसीरुद्दीन शाह साहब की और उनके साथ हम बात करेंगे अमोल पालेकर, शबाना आज़मी और सविता पाटिल की। सबसे पहले सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज टाइम दिया और सब आपको लोग सुनना चाहते हैं, तो हम शुरू करेंगे नसीरुद्दीन शाह से। आरजू, हमने जो आज 4 नाम चुने हैं, हम्म, ये देखिए महज इत्तेफाक ही तो नहीं है, इससे ज़्यादा है ये कि ये 4 जो सेलिब्रिटीज़ जो हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की, इन्होंने आर्ट फिल्मों में और कमर्शियल फिल्मों में दोनों ही में अपना नाम जो है वो बनाया। और ये बहुत रिस्पेक्टेबल आर्टिस्ट हैं। और सविता पाटिल अब हमें नहीं हैं, नसीरुद्दीन शाह हैं और बाकी लोग भी हैं जिनकी हम आज बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कमर्शियल फिल्मों में इसलिए काम किया कि कमर्शियल फिल्मों के हवाले से ये आर्ट फिल्मों में काम कर सकते थे, अपना एक नाम बना सकते थे। हम नसीरुद्दीन शाह से शुरू करते हैं। ये फिल्म और स्टेज के अदाकार हैं और वो इंडियन आर्ट फिल्मों से मकबूल हुए, लेकिन कमर्शियल फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। और इनकी टीवी एक सीरियल थी गालिब के नाम से, जी। जिसमें ये गालिब बने थे ऑफ कोर्स। वो बहुत मशहूर हुई। और इनकी ना भुलाने वाली फिल्मों में मासूम है, कर्मा है, इजाज़त है, मोहरा है, सरफरोश है, फिर आर्ट फिल्मों में इकबाल है, मकबूल है, और फिर डर्टी पिक्चर है। चुनाचे इन्होंने इंडस्ट्री में एक काफ़ी नाम कमाया। और एक मॉनसून वेडिंग हॉलीवुड की फिल्म थी, उसमें भी इन्होंने काम किया। और पाकिस्तानी फिल्मों में भी इन्होंने काम किया, जिंदा भाग और खुदा के लिए। और इन्होंने फिल्मों में काम बड़ी कम उम्र में शुरू किया और तकरीबन इनको 50 साल हो गए हैं फिल्मों में काम करते हुए। 1950 की पैदाइश है इनकी। और वो बचपन से ही बड़े शर्मीले थे और 9th क्लास में उन्होंने ड्रामा में काम करना शुरू किया। और पहला मुकालमा किया उन्होंने जब अदा, तो जब ही उनको इसकी दाद मिली। और घर वालों से उन्होंने छुप के क्रिकेट भी खेली और फिल्मों में काम भी किया। और स्कूल, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, बड़ा ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ये दिल्ली में, वहाँ पे इन्होंने एक्टिंग सीखी। और ये ओमपुरी के हम असर थे और ओमपुरी की बहुत तारीफ करते थे। और फिर ये फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पुणे में है, फिल्म स्कूल, वहाँ गए। और चुनाचे ओमपुरी और नसीरुद्दीन शाह दो ऐसे आर्टिस्ट हैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के जिन्होंने दो बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स, यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और फिल्म एंड टेलीविज़न इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोनों ही में काम किया। और चुनाचे एकेडमिकली तालीम के लिहाज से, फिल्म की तालीम के लिहाज से, ड्रामे की तालीम के लिहाज से बहुत इनकी तारीफ की जाएगी। और उनकी एक बड़ी अच्छी बात मैंने नोट कर ली है, प्रॉब्लम शायद मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि अदाकार जो है वो अंदर से निकलता है, उसके अंदर जो चीज़ें होती हैं उसे उन्हें अपने बाहर लाना पड़ता है और अलग अलग सिचुएशन में उसको ये अदाकारी करनी पड़ती है। तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ थी जो अपना नसीर साहब ने बताई है। बिल्कुल। और सर, इनकी बहुत सी फिल्में, ऐसे तो बेशुमार फिल्में हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, लेकिन मुझे इनकी एक फिल्म मासूम बहुत पसंद है जो शबाना आज़मी के साथ है इनकी। और इसके अलावा एक अभी जो नई फिल्मों में अगर हम आगे बढ़े तो वेडनेसडे एक फिल्म आई थी इनकी, वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी और बड़ा अच्छा उसके अंदर बल्कि मैसेज भी था वेडनेसडे मूवी में। और मासूम तो आपको मालूम ही है कि बहुत सुपरहिट फिल्म थी और उसके गाने भी बहुत अच्छे थे और स्टोरी लाइन भी बड़ी खूबसूरत थी। जी आरजू, मुझे भी मासूम बहुत पसंद है। और तुझसे नाराज गाना जो है, अलग अलग
शबाना पे और नसीरुद्दीन शाह पे पिक्चराइज किया गया है, वो मेरे नज़दीक, मेरा मतलब, और भी उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, कहानी है उसकी, ड्रामा है, सब्जेक्ट है उसका, लेकिन ये गाना जो हुआ है ये मुझे भी बहुत पसंद है। तो बिल्कुल। और सर गालिब ड्रामा सीरियल जो बनाया था गुलजार साहब ने, उसमें तो गालिब के कैरेक्टर को जैसे उन्होंने जिंदा कर दिया, और बहुत ही बेहतरीन किस्म का काम उसमें किया गया था। पाकिस्तान में भी एक प्ले बनाने की कोशिश की गई थी उसके बाद मिर्ज़ा गालिब के ऊपर, लेकिन वो उतना उस पे मेरे ख्याल है इतनी मेहनत नहीं की या क्या था, लेकिन वो बिल्कुल इतना ज़्यादा नहीं चला। लेकिन जिसमें नसीरुद्दीन शाह साहब थे, इंडियन ड्रामा सीरियल जो था गालिब, बहुत ही खूबसूरत, और उसमें जो गज़लें थी जगजीत सिंह जी की, वो भी बहुत ही अच्छी लगी, जो मतलब उन्होंने गाई मिर्ज़ा गालिब की, वो बहुत ही बेहतरीन। लेकिन उन्होंने बाद में जो है वो कमर्शियल फिल्म्स में भी काम किया था। हीरो या क्या, हीरो हीरालाल के नाम से कोई फिल्म आई थी, और इसी तरह से। तो आपको क्या लगता है कि ये आर्ट फिल्म्स और कमर्शियल अलग अलग हुआ करती थी पहले, अब ऐसा नहीं है, तो वो अलग अलग बनाने का क्या मकसद था, क्यों इस तरह से दोनों सिनेमास को अलग कर दिया गया था? इसलिए कि एक पढ़ा लिखा तबका जो है सब कॉन्टिनेंट में, वो इसको बड़ा मस्का खेज समझते हैं कि एक फिल्म में 8 गाने हों या 6 गाने हों या 5 गाने हों या 4 गाने हों, और उन गानों का फिल्म से कोई ताल्लुक ना हो। वो जब गाने आए तो कहानी रुक जाए, और जब गाने खत्म हों तो फिर कहानी चल पड़े। अमीर लड़का गरीब लड़की, या अमीर लड़की गरीब लड़का, वालिदैन की मुखालफत, मोहब्बत, दरख्तों के पीछे छुप के गाने गाना, वो इससे खासा मतलब बदज़ौक़ के हवाले से इसको लाते थे। बिल्कुल, लेकिन ये कि बिल्कुल नसीरुद्दीन शाह ने अब हर जगह पे अपने आप को मनवाया, चाहे वो आर्ट फ़िल्म हो, चाहे वो कमर्शियल फ़िल्म हो, सब जगह पर ही बहुत वो बेहतरीन एक्टर के तौर पे उभरे, बिल्कुल उस कैरेक्टर के अंदर। जिन लोगों ने फ़िल्म वेडनेसडे नहीं देखी है, तो मैं उन्हें ज़रूर कहूँगी कि जी प्लीज़ आप ये फ़िल्म उनकी ज़रूर देखिए। और मैं तो जब भी देखती हूँ मुझे तो बहुत मज़ा आता है, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी लाइन है उसकी, और बहुत अच्छी फ़िल्म है। तो आप लोग जिन्होंने नहीं देखा है वो ज़रूर देखें उस फ़िल्म को। अब हम बात करेंगे अमोल पालेकर जी की। इनको देखकर मुझे इनकी एक खूबसूरत सी फ़िल्म है गोलमाल, वो याद आ जाती है। और उसमें जिस तरह से इन्होंने वो डबल रोल बन के और आए, और जिस तरह से अपने जहाँ पे वो जॉब करते थे, अपने जो उनके बॉस थे, ऑफिसर थे, उनको बताया कि उसमें एक बड़ा अच्छा मैसेज था इस फिल्म के अंदर। स्पेशली उन्होंने बताया कि अगर कोई बहुत अच्छा हो एजुकेशन वाइज, पढ़ाई लिखाई में, तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिल्म ना देखता हो, वो स्पोर्ट्स ना देखता हो, हर चीज़ देख सकता है और उसके बाद भी बेहतरीन काम कर सकता है। तो ये सर आप क्या बात करेंगे अमोल पालेकर जी की? अपना आरजू अमोल पालेकर जो हैं वो सिर्फ एक्टर ही नहीं हैं, वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्टर भी हैं। और 70 और 80 की दिहाई जो थी उसमें उन्होंने बेहतरीन अपना काम किया एज एन एक्टर, एज अ प्रोड्यूसर, एज अ डायरेक्टर। और उन्होंने टीवी और फिल्म दोनों ही में काम किया। लेकिन फरसूदा किस्म के टिपिकल घिसे पिटे मौजू जो हैं उन्हें उन्होंने अपना नहीं बनाया। और वो जो स्टारडम जो होता है बॉम्बे का, चमकता हुआ सितारा, ये उससे दूर रहे। इन्हें वो बनना पसंद भी नहीं था, और उनके मुताबिक वो अदाकारी में बाय एक्सीडेंट आए, और फिल्म साजी जो थी बाय कंपल्शन आए, और हिदायतकारी जो है उन्होंने बाय चॉइस से की। और बड़े बड़े हिदायतकारों ने उन्हें स्टेज पे देखा, पसंद किया उनको, उनकी अदाकारी को, बहुत ही अच्छी अदाकारी थी। काश कि हमें भी प्रॉब्ली आई सपोज यूट्यूब पे हमें इनके ड्रामे देखने का मौका मिले तो हम देख सकते हैं। लेकिन थिएटर में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ख़ासतौर पर मराठी फिल्मों में और मराठी थिएटर में। और फिल्मों का आगाज़ जो है उन्होंने एज एन एक्टर वो भी मराठी फिल्मों से किया। और जो मेन स्ट्रीम की फिल्में जो थी अपना हिंदी की, उर्दू की फिल्में, छोटी सी बात और चित चोर और रजनीगंधा, ये इनकी मशहूर फिल्में हैं। लेकिन इसके बाद वो अगर चाहते तो वो मेन स्ट्रीम में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने अपना स्टाइल जो है उसको अलग ही रखा, और वो इसका हिस्सा नहीं बने, और वो ही किरदार अदा किए इन्होंने जो उनको पसंद थे। और जैसे आपने बताया गोलमाल उनकी फिल्म जो है उसमें उनका काम बहुत अच्छा था, और वो उसको कैश कर सकते थे, और फिर इस तरह की
और फिल्में भी ले सकते थे, लेकिन उन्होंने बड़ी हद तक अपने आप को महदूद रखा। और उनकी मंजिल जो है अदाकारी में, हिदायतकारी में, फिल्म साजी में, वो सिल्वर जुबली या गोल्डन जुबली नहीं थी कि फिल्म जो इतने हफ्ते चलेगी, कामयाब होगी तो वो इसकी फिल्म होगी। उन्होंने मतलब ऑफ बीट फिल्मों में काम किया और उनके ड्रामे जो हैं वो भी ऑफ बीट थे और अब भी काम कर रहे हैं वो। उनसे पूछा गया कि अपना अब वो फिल्में क्यों नहीं बनती जैसी 70s में बनती थी। उन्होंने कहा हर चीज़ का एक वक्त होता है और एक उस वक्त से वो चीज़ गुजरती है, जब वो वक्त ख़त्म हो जाता है तो फिर वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल सर, इनकी कुछ अब वैसे तो बहुत सारी फिल्में हैं जो बहुत अच्छी हैं अमोल पालेकर जी की, लेकिन उसी में एक फिल्म है बातों बातों में, और एक चित चोर, एक फिल्म जिसका गाना गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा बहुत मशहूर हुआ था, और इसी तरह से बातों बातों में टीना मुनीम के साथ वो थे, और वो भी बहुत खूबसूरत फिल्म थी और उसके भी गाने बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनको सर मैंने देखा है कि जो एक्टर्स इंडिया में, स्पेशली जो एक्टर्स बहुत बेहतरीन एक्टर्स जो निकले हैं वो थिएटर से निकले हैं, उन्होंने पहले थिएटर में काम किया है। तो क्या वजह है कि जो अगर कोई थिएटर से आता है फिल्म इंडस्ट्री में या कहीं भी, तो ये बात तो 100% होती है कि वो एक्टर अच्छा ही होगा, जितने भी अच्छे निकले, चाहे वो नसीरुद्दीन शाह हो, चाहे वो ओम पुरी हो या अमोल पालेकर या और बेशुमार शाहरुख खान है। तो ये सब लोग थिएटर में काम करके क्या होता है, ज्यादा पॉलिश हो जाते हैं या बोलनेस आ जाती है, या थिएटर सीखने के लिए ज्यादा बेहतर है? बहुत ही ये स्टेपिंग स्टोन है आपके लिए, फिल्म में जाने के लिए, टेलीविज़न में जाने के लिए। और जो बहुत अच्छे थिएटर के लोग हैं और जिन्हें फिल्म से भी मोहब्बत है, वो कहते हैं कि आप अपना 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 अपनी शुरुआत जो है, अपना आगाज़ जो है, आप थिएटर से कीजिए। आपकी डायलॉग डिलीवरी जो है, आपकी एक्सप्रेशन जो है और आपकी मूवमेंट जो हैं, लेकिन सबसे बढ़ के आपकी जो अपना मुकालमों की अदायगी जो है, चेहरे के एक्सप्रेशन जो हैं, वो सब थिएटर जो आपको सिखाता है। और थिएटर में रह के ये बेहतरीन थिएटर देखते हैं, आई एम श्योर आजकल तो देखते होंगे इन्हें। दुनिया का बेहतरीन थिएटर जो है, चाहे फ्रांस का हो या रशिया का हो या फिर वो अपना खुद इंडिया का हो, पुराना 50s का और 60s का और 70s का, 80s का, 90s का। तो ये एक पूरा एक सब्जेक्ट है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अपना थिएटर जो है वो इनके लिए एक ग्रूमिंग प्लेस है, जहाँ ये अपना टैलेंट और अपना एक्टिंग स्किल जो है उसको ग्रूम कर सकते हैं। चुनांचे जो अच्छे एक्टर्स जो हैं हमारे बहुत से, और ये दुरुस्त बात है कि जिन्होंने काम नहीं किया थिएटर में उन्होंने भी अपना नाम बनाया। लेकिन ये है कि मैं फिर भी समझता हूँ कि अगर आपको मौका मिले तो आप थिएटर से शुरू करना चाहिए। और आगे याद रखिए, कुछ लोग जो हैं, स्टार जो हैं, वो फिल्मों में नाम करने के बावजूद वो थिएटर में रह रहे हैं और थिएटर कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सर थिएटर के लिए बहुत मेरे ख्याल है बोल्ड होना पड़ता होगा, इसलिए कि एक ऑडियंस आपके सामने बैठी है, वो उसी वक्त रिस्पॉन्ड कर रही है, अच्छा है या बुरा है आपको वही पता लग जाता है। आपको इंतजार नहीं करना है कि फिल्म या शो कोई रिलीज होगा उसके बाद लोग कमेंट करेंगे या कुछ, वहीं पे पता लग जाता है लोगों को पसंद आ रहा है या नहीं पसंद आ रहा। तो उसके लिए एक्टर्स को काफी मुश्किल होती होगी कि ऑडियंस को उधर ही फेस करना। जी बिल्कुल, और कुछ नहीं कर पाते, मेरा मतलब फ्लॉप हो जाते हैं, निकल जाते हैं। और बाकी एक इसमें एडिटिंग तो है नहीं फिल्म की तरह कि वो शॉर्ट जो है उसको एडिट कर लेंगे। अच्छा किया, बुरा किया, आपके सामने है वो सब कुछ। और मेरा ख्याल है कि जब ड्रामा ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद फिर प्रॉब्ली एक्टर जो है उसकी थोड़ी बहुत जो है एक्शन रिएक्शन जो है ऑडियंस के साथ भी होता होगा। आई एम श्योर कि वो जो अच्छे एक्टर्स जो हैं हमेशा वो मिलते होंगे ऑडियंस को, और दूसरा रिएक्शन तो अगली रोज़ आएगा, लेकिन उस शाम या उस रात भी उन्हें मौका मिलता है एक्सचेंज करने का व्यूज़ अपने ऑडियंस के साथ। बिल्कुल ठीक। और अब हम बात करेंगे सर शबाना आजमी की। जी, आरज़ू शबाना आज़मी एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म के लिए। और अपना सोशल जो हैं अपना मैटर्स जो हैं, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो ख़वातीन का रोल है सोसाइटी में, उसके लिए भी इन्होंने बहुत काम किया। उनके वालिद जो हैं कैफ़ी आज़मी, वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं थे, और उनकी वालदा शौकत थिएटर की मशहूर अदाकारा थी। ख़ासतौर पर पृथ्वी थिएटर जो है राज कपूर के वालिद का थिएटर, उसमें उन्होंने काम किया। और फिर उनके शौहर जो हैं जावेद
वो भी एक शायर भी हैं और एक स्क्रीन राइटर भी हैं। चुनांचे उन्हें बहुत सारी साइटों से ये चीज़ मिली है और वो पाकिस्तान कई दफ़ा आ चुकी हैं और उनका एक ताल्लुक़ है पाकिस्तान से भी, ख़ास तौर पे फैज़ साहब से। फैज़ मेला जब होता है लाहौर में तो वो एक उसकी मेहमान ख़ुसूसी रही हैं बड़ा अरसा, कई साल। और उन्होंने आर्ट फ़िल्मों में और कमर्शियल फ़िल्मों में एक मज़बूत राब्ता जो है, एक एज़ अ ब्रिज के तौर पे काम किया। और कहते हैं कि उन्होंने कमर्शियल फ़िल्मों में इसलिए काम किया कि उनका नाम जो है वो इतना बढ़ जाए कि वो आर्ट फ़िल्मों को सपोर्ट कर सकें। और बिल्कुल, जी। सरकारी सरकारी स्कूल में दाखिल किया अपना कैफ़ी साहब ने उनको, और वो खुश नहीं थी वहाँ पे, और उनकी ग्रेड्स जो हैं बहुत ख़राब आ रहे थे और वो प्राइवेट स्कूल में दाखिल होना चाहती थी। और प्राइवेट स्कूल में जब उनके एडमिशन के लिए गए आई सपोज़ शौकत और अपना कैफ़ी साहब, तो उन्होंने कहा कि अपना वालिदैन को अंग्रेज़ी आनी चाहिए। ये देखिए क्या कमाल बात है। ये वही इंग्लिश मीडियम वाली बात हो गई कि वालिदैन को अंग्रेज़ी आनी चाहिए, अंग्रेज़ी में बहुत पॉलिश होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर एक अपने दोस्त को और उनकी बेगम को अपना बच्ची के वालिदैन बनाया और उनको पेश किया और इनकी फिर एडमिशन हुई प्राइवेट स्कूल। हँसी ये आती चीज़ है इस। बहुत है सर, ये हमारे यहाँ बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है कि लोग चाहते हैं कि हर कोई जो है ना वो अगर इंग्लिश बिल्कुल ठीक बोले, और जो कि एक फॉरेन लैंग्वेज है। ऑफ कोर्स हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग देसी तरीके से ही, मेरे समेत में भी देसी तरीके से इंग्लिश बोलती हूँ, तो वो, लेकिन ये कि वो लोग जो है वो चाहते यही है कि हमारा बिल्कुल ब्रिटिश एक्सेंट हो और ये वो। अच्छा, ब्रिटिश जो बोलते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम हाफ जो वर्ड होता है वो खा ही जाते हैं बोलने में, तो वो थोड़ा सा समझने में भी तकलीफ होती है क्या कह रहे हैं। लेकिन खैर इनकी फिल्मों में भी सर जो इन्होंने राजेश खन्ना के साथ भी कई बार काम किया है कमर्शियल फिल्म्स में, और विनोद खन्ना के साथ भी बहुत बार आई हैं। मुझे तो यही मेन दो एक्टर्स याद पड़ते हैं जिनके साथ मैंने देखा, और शशि कपूर के साथ हाँ मैंने बिल्कुल देखा इनको। लेकिन बिल्कुल शुरू में तो वही आर्ट फिल्म से ही बढ़ी। लेकिन सर आपको लगता है कि वो जो आर्ट मूवीज की हीरोइंस थी या हीरोज थे, वो कमर्शियल फिल्म्स में उनको वो सक्सेस नहीं मिली, मजा भी नहीं आता था देख के एज सच? अगर मैं अपनी ही बात करूं, ऑडियंस का पता नहीं वो क्या कहेंगे, लेकिन कमर्शियल फिल्म्स की हीरोइन इनके टाइम में भी एक अलग ही वो होता था। जैसे रेखा है, हेमा मालिनी है, परवीन बॉबी है, जीनत अमान है, उनका एक कमर्शियल एक इमेज था। लेकिन शबाना आजमी को देख कर लगता था कि थोड़ी सी मिसफिट फील होती थी विनोद खन्ना के साथ या राजेश खन्ना के साथ। हाँ, अपना आरज़ू अब ठीक कह रही हैं, जहाँ तक ग्लैमर का ताल्लुक है और डरते-डरते मैं लफ्ज़ खूबसूरती का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो प्रॉब्ली सविता पाटिल में भी नहीं था, नसीरुद्दीन शाह में भी नहीं था, ओमपुरी में भी नहीं था और शबाना आज़मी में भी नहीं था। लेकिन शबाना आज़मी चूँकि कैफ़ी आज़मी की बेटी थीं, शौकत की बेटी थीं, इनकी उर्दू जो है वो इतनी पॉलिश्ड और इतने मुकालमों की अदायगी, ये तलफ़्फ़ुज़, लहजा उर्दू का वो इतना अच्छा कि ये अपना एडजस्ट कर लिया इन्होंने अपनी ग्लैमर की इस दुनिया में, जिसमें खूबसूरती और रंग और फीचर्स वगैरह जो हैं वो ज़्यादा अहमियत रखते हैं और एक्सप्रेशन वगैरह जो हैं इनके बहुत अच्छे। तो ये अपना शशि कपूर इनके बहुत करीबी दोस्त थे और जैसे मैंने आपको बताया पृथ्वी थिएटर जो है उसमें इनकी वालिदा शौकत ने काम किया, जो अपना राज कपूर के वालिद का था थिएटर। चुनांचे ये एक अवार्ड्स बहुत जीते इन्होंने और बाहर की फिल्मों में भी काम किया इन्होंने, इंटरनेशनल फिल्मों में। और जहाँ प्रॉपर्टी ग्लैमर जो है वो शायद इंडिया के हवाले से इतना नहीं ज़रूरी समझा गया, लेकिन इन्होंने काफ़ी एक बावकार नाम है ये इंडस्ट्री में शबाना आज़मी का, और बहुत मेहनत से इन्होंने मकाम हासिल किया। और जैसे मैंने आपको बताया सोशल काम जो हैं, चाहे वो अपना कच्ची बस्तियों में जाना, बच्चों की तालीम, ख़वातीन को एक मकाम मिलना, ख़वातीन के साथ ज़्यादती जो हो रही है सोसाइटी में, उन सब पे इन्होंने तवज्जो रखी और इतना वक्त निकाला कि ये उस पर कुछ काम कर सकें, सुधार दे सकें समाज को। बिल्कुल। और इसी तरीके से जो इनके हस्बैंड है जावेद अख्तर साहब, वो भी एक बहुत बड़ा नाम है। उनके ऊपर भी हम होपफुली बात करेंगे किसी शो में। अब हम चलते हैं समीता पाटिल की तरफ। जी, अपना आरज़ू समीता पाटिल का करियर जो है
वो बहुत लंबा होता, बहुत तवील होता, बहुत अच्छी अच्छी फिल्में हमें देखने को मिलती, लेकिन वो बहुत जल्दी रुखसत हो गई बच्चे की पैदाइश के बाद। और राज बब्बर के साथ उनकी शादी हुई थी और उन्होंने आगाज़ जो है अपना वो टीवी के अनाउंसर के तौर पे किया, और बड़ी बेबाक और दबंग किस्म की खातून थी, और वो पैंट और शर्ट पहनती थी और यही पहन के वो टेलीविज़न स्टेशन पे आती थी। लेकिन यहाँ पाबंदी थी साड़ी की, तो वो पैंट और शर्ट जो है उतारती नहीं थी, बल्कि उसके ऊपर ही वो साड़ी जो है वो पहनती थी, क्योंकि उन्हें वो पसंद थी साड़ी बहुत। और शबाना आज़मी के साथ इनकी जो है जिसे कहते हैं हॉट एंड कोल्ड वाला सिलसिला, वो भी एक टॉप की 8 फिल्मों की हीरोइन थी। ये भी एक टॉप हीरोइन थी 8 फिल्मों की। और इन्होंने भी कमर्शियल फिल्मों में काम किया। मिर्च मसाला, नमक हलाल, गुलामी और शक्ति इनकी मशहूर फिल्में हैं। चुनांचे मेरे ख्याल में इन्होंने भी 8 फिल्मों में सरवाइव करने के लिए कमर्शियल फिल्मों में काम किया, और कमर्शियल फिल्मों में बहुत बहुत नाम पैदा किया। शशि कपूर के बारे में आपको मैं एक बात बताता चलूँ, उन्होंने 8 फिल्मों में काम किया, कमर्शियल फिल्मों में काम किया। यही नहीं, बल्कि कमर्शियल फिल्मों में काम करके उनको जो पैसा आया, उससे उन्होंने जुनून जैसी 8 फिल्में बनाई, और ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल उनको क्योंकि जाहिर है उसका शौक होगा प्रोडक्शन का और डायरेक्शन का और अपनी मर्जी की फिल्म बनाने का, क्योंकि पहले फिल्में 2 ही तरह की होती थी। यहाँ तो अगर 8 फिल्म होती थी वो इतनी ज्यादा 8 फिल्म होती थी कि बिल्कुल ही ड्राई एक तरह की हो जाती थी। और कमर्शियल फिल्म्स जो थी वो बहुत ही ज्यादा कमर्शियल फिल्म्स होती थी, उसमें कैमरे भी हो रहे हैं, उसमें वो हीरो जो है वो अकेला 50 लोगों को मार रहा है, और उसके वो कहते थे ना कपड़ों पे धब्बे तक नहीं आ रहे, जैसे आपने कपड़े पहने ना व्हाइट, इस तरह के कपड़े होते थे और एंड तक ऐसे ही रहते थे, पूरी मिट्टी में भी गिर जाए चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अब आपको लगता है कि फिल्में थोड़ी सी रियलिस्टिक बन रही हैं? अगर हीरो को चोट लगती है तो काफी सीन में उसको बैंडेज वैंडेज हुई भी होती है, ऐसा नहीं कि उसको कुछ हुआ ही नहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल आरजू आप ठीक कह रही हैं। और एक और जो चीज़ हुई है वो है कि जो विलन है फिल्म का, आज भी है, आज से कुछ अर्सा पहले भी, उसमें ग्रे कलर के शेड्स जो हैं वो आ गए हैं। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट हुआ करता था, हीरो हमेशा व्हाइट होता था और विलन हमेशा ब्लैक हुआ करता था। वो उसने कोई ख़राब काम नहीं किया हीरो ने, और विलन ने कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन अब विलन जो हैं वो रियलिस्टिक हो गए हैं, उन्हें मुआशरे ने बिगाड़ा है, उन्हें वक्त ने बिगाड़ा है। शायद वो इतने बुरे नहीं थे, और उनमें कुछ अच्छे एलिमेंट्स भी हैं। वो कई दफ़ा हीरोइन को बचा देते हैं, कई दफ़ा किसी बच्चे को बचा देते हैं। चनाचे उनके भी कैरेक्टर्स जो हैं वो ज़्यादा रियलिस्टिक हो गए हैं। रहा सवाल आपका कि अपना ऑडियंस जो हैं वो भी बदल गए हैं, ज़्यादा तालीम याफ्ता हो गए हैं, मीडिया लिटरेट हो गए हैं। उनको मतलब एक वो घिसी पिटी फार्मूला किस्म की चीज़ दी जाएगी तो प्रॉब्लम वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे उसे। बिल्कुल, वैसे तो खैर कई कई मूवीज ऐसी हैं जो अब नई जो आई हैं, जिसमें कि जैसे आप बात कर रहे हैं कि जो हीरो का कैरेक्टर है उसमें नेगेटिव शेड्स होते हैं, और विलन में जो है वो दिखाया जाता है कि वो भी अच्छा हो सकता है। लेकिन मुझे एक फिल्म जो याद आ रही है जो मेरी बड़ी फेवरेट है, जो मैं अक्सर जब भी देखूं मैं बोर नहीं होती, तो वो गैंगस्टर एक फिल्म आई थी, महेश भट्ट साहब ने बनाई थी। और उसमें इमरान हाशमी जो थे वो एक तरह का समझो पुलिस वाले दिखाया था, लेकिन उनके नेगेटिव शेड्स थे। और जो गैंगस्टर जिसको दिखाया था, आई थिंक शाइनी आहूजा उनका नाम है, तो उनके अंदर जो थे वो कोई इंसानियत दिखाई थी, उसमें कोई एक पॉजिटिव साइन था उसके अंदर। लेकिन जो पुलिस वाला जो था जिसको अच्छा होना चाहिए था, उसको उन्होंने नेगेटिव शेड में दिखाया था कि वो भी बुरा हो सकता है और कोई गैंगस्टर भी अच्छा हो सकता है, या अपने तौर पे वो कुछ उस तरह की सोच रख सकता है। तो वो फिल्म काफी अच्छी थी, और इसी तरीके के वो शेड्स उसमें उन्होंने दिखाए थे। और ऐसी अब कई बार फिल्में आती हैं। अब क्या हो गया सर, लोगों में हिम्मत ज्यादा आ गई है, बोल्ड हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, ऑडियंस भी मैच्योर हो गई है, समझती है कि हर तरह के लोग जो है वो हर जगह हो सकते हैं। आरजू, एक ज़माने में कहा जाता था कि जो अपना बम्बई की फार्मूला फिल्म जो हैं वो उन लोगों के लिए हैं जो मजदूरी करते हैं 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, और फिर वो अपना वक्त गुजारने के लिए, अपना बोझ उतारने के लिए फिल्में देखते हैं।
जिसमें आंसू भी होते हैं, कॉमेडी भी होती है, डांसेस भी होते हैं, म्यूजिक भी होती है, माँ का रोना धोना भी होता है, और विलन की विलन मार खाता भी है और मारता भी है हीरो को। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो है मेरे ख्याल में अब 2021 में, बल्कि इससे बहुत पहले शायद, वो बदल गई हैं। टेलीविज़न आया 1975-76 में इंडिया में, और हमारे बाद आया, हमारे यहाँ तो 67 में आ गया था टेलीविज़न। लेकिन टेलीविज़न के बाद फिर अब आज की बात करें 2021 की, तो सोशल मीडिया आ गया है, हर चीज़ आपकी जो है उभर के सामने आ जाती है, आप कोई छुपा नहीं सकते चीज़। आपने कभी कहीं कोई चीज़ छुप के भी की है तो क्या पता, आपको वहाँ कैमरा लगा हुआ था और उसने उसको रिकॉर्ड कर लिया, और फिर वो आई सपोज एक तो आप खोल के आपकी हिस्ट्री बता देता है, दूसरा आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है वो, और ये खुद सब्जेक्ट रहे हैं फिल्मों के, ब्लैकमेलिंग जो होती है। चुनाचे मेरा मतलब है ये वक्त का तकाजा था कि ये तमाम तब्दीलियाँ आती, और वक्त के साथ ही तब्दीलियाँ आई। आप यकीन कीजिए संगम, गंगा जमुना और इस तरह की और फिल्में जो हैं 60s की, दिल लगी और दर्द और अपना और बहुत सारी फिल्में जो बनी हैं, उसमें 6-6, 7-7, 8-8 गाने हुआ करते थे, बड़े अच्छे, नौशाद के, शंकर जयकिशन के, मदन मोहन के, प्यारी म्यूजिक थी, लता गाती थी, रफ़ी गाते थे, मुकेश गाते थे। लेकिन वो भी अब बदल गया है। अब फिल्मों में आप प्रॉब्ली 8-9 गाने जो हैं वो बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते। अब गाने आते हैं तो 3-4 या 2-3 होते हैं, उनमें से भी एक आधा ओवरलैप किया हुआ होता है, दूसरे अल्फाज में लिप सिंक नहीं होता उसका एक्टर्स के साथ, वो बैकग्राउंड में गाना चलता है। तो ये तब्दीलियाँ जो हैं आई सपोज आनी थी, चुनांचे तब्दीलियाँ आ गई। और अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि मैं मतलब आपसे 5 साल के बाद या 8 साल के बाद फिल्म जो है वो क्या रुख इख्तियार करेगी, लेकिन यकीनन मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा अक्लमंद होती जाएगी वक्त के साथ। बिल्कुल। और सर हर दौर में जो है वो हमारी देसी फिल्में जो होती हैं इंडिया पाकिस्तान की, उनमें तो जाहिर है कि हम म्यूजिक के बगैर हमें बोरियत हो जाती है। हम इंग्लिश मूवीज में तो एक्सपेक्ट करते हैं कि उसमें गाने ना हो, लेकिन हम सोच भी नहीं सकते कि राजेश खन्ना हो और राजेश खन्ना गाना ना गाएं, कि उनकी जो बेहतरीन फिल्में आपकी कसम, आराधना, अमर प्रेम, उसमें अगर आप गाने निकाल दें तो कुछ बचता नहीं है। और पहले तो बिल्कुल म्यूजिक के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया जाता था, ऐसा नहीं कि अब नहीं हो रहा, लेकिन उस लेवल का फिर भी नहीं हो रहा। ये शायद मैं इसलिए भी कह रही हूँ कि मैं पुराने गानों की फैन हूँ, तो मुझे तो हर टाइम जो है, जिन लोगों के नाम आज भी हमने लिए, नसरुद्दीन शाह हो गए, अमोल पालेकर, शबाना आजमी और समीता पाटिल, इनकी भी जो पुरानी मूवीज बाजार और इस तरह से कई फिल्में हैं, उनके गाने बहुत खूबसूरत हैं, गजलें बहुत अच्छी हैं। तो ऐसा नहीं है कि म्यूजिक हमारे यहाँ जो है वो खत्म नहीं किया जा सकता। और स्टोरी लाइन भी बास पुरानी फिल्मों की काफी बोल्ड हुआ करती थी। जैसे गाइड को जब उस जमाने में उन्होंने दिखाया था कि एक हस्बैंड को छोड़ के और वो किसी के साथ चली जाती है, उस जमाने तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जिस जमाने में देव साहब ने ये बड़ा बोल्ड किस्म की एक फिल्म जो थी वो बनाई थी। तो कुछ कहीं कहीं पे अच्छा, कई फिल्में ऐसी भी थी जिनको लोग कहते हैं कि बड़ी बोल्ड बनी थी तो वो नहीं चल पाई, लेकिन गाइड के साथ ये रहा कि वो शायद वो फिल्म बहुत बिजनेस भी किया गाइड ने, और बड़ी मतलब हैरत की बात है, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट किया। वरना कटी पतंग जैसी फिल्म में उन्होंने ये दिखाया था कि नहीं, उनको बताया गया कि वो एक विडो का रोल कर रही थी किसी और के उसमें, आशा पारिक जो थी, वो इसी में जो कटी पतंग के अंदर जहाँ किसी और का रोल अपने आप को दिखा रही थी, तो वो भी एक तरह से काफी बोल्ड फिल्म थी। लेकिन फिर भी उस जमाने में ऐसे दूसरी शादी या दोबारा किसी के साथ जाने का लोग नहीं सोचते थे, जो अब तो खैर काफी फर्क आ गया है। और अच्छी बात है, पहले तो दिखाते थे कि वो अगर कोई विधवा है या विडो है तो उसने कोई कलर ही नहीं पहना हुआ, लेकिन अब तो दिखाते हैं कि नहीं, वो उनकी लाइफ है और वो कलर पहन सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर कोई विडो है तो वो कोई कलर की साड़ी या ड्रेस नहीं पहन सकती। अब तो बहुत टाइम चेंज हो गया, कई चीजें अच्छी भी हो गई हैं और फिल्मों में लोगों ने देखना शुरू किया है, एक्सेप्ट करना भी शुरू किया है। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी सर कि आपने ज्वाइन किया
और मैं सर अभी से आपको बताती चलूं कि हम नेक्स्ट वीक इरफान खान को स्पेशली, बाकी एक्टर्स तो बिल्कुल जैसे हम आप डिसाइड करेंगे वो करेंगे, लेकिन इरफान खान एक बहुत खूबसूरत नाम, एक बहुत खूबसूरत शख्सियत, बहुत वक्त से पहले चले गए, और बहुत पहले, और उनकी शायद ही कोई फिल्म हो ऐसी जिसको हम कहें कि उसमें उन्होंने बेहतरीन काम नहीं किया। और तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, वो वाकई में सदियों में पैदा होते हैं, और भारत की बहुत खुशकिस्मती थी कि इरफान खान उनको मिले, और बहुत बदकिस्मती कि इरफान खान बहुत जल्दी चले गए। तो सर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम इरफान खान पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।